नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पेरिस पैरालंपिक में दुनिया ने देखा भारत का दम और 29 पदक जीतकर एथलीटों ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 18वें स्थान पर रहा भारत पदक तालिका में। 84 सदस्यीय भारतीय दल ने खेलों में लिया था हिस्सा। 17 पदक सिर्फ एथलेटिक्स में मिले भारत को। और ये देखिए पेरिस फ्रांस में हो रहे थे। पहले आप देखते हैं कि ओलंपिक खेल हुए, उसके बाद पेरिस पैरालंपिक खेल हुए। पेरिस में पैरालंपिक खेलों में आपके जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं ना, इन्होंने भाग लिया था। स्वर्ण पहली बार हमने जीते पैरालंपिक खेलों में। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चाइना सबसे टॉप पर रहा, ये भी याद रखिएगा। सुमित और अवनी ने भी खिताब बरकरार रखा है। ये 1976 में पैरालंपिक के इतिहास में पहली बार शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। और हर 4 साल में आयोजन होता है इनका। क्या होता है? हर 4 साल में आयोजन होता है। एक और आपको बात बता दूं यार, कि जब खेल के बारे में बात हो रही होती है तो खेल के बारे में, खिलाड़ी के बारे में, किस खेल से जुड़ा हुआ है, क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। युवा ओलंपिक 2030 के लिए दावेदारी पेश करेंगे, मांडविया कह रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री हैं मांडविया ने रविवार को कहा कि भारत 2030 में होने वाले युवा ओलंपिक के लिए बोली लगाने के लिए तैयार है, जो 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं आम सभा के अवसर पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 2030 में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने जा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान 2036 में ओलंपिक की मेजबानी पर है। और युवा ओलंपिक 2030 की मेजबानी की दौड़ में भारत के अलावा पेरू, कोलंबिया, मेक्सिको, थाईलैंड और मंगोलिया, रूस, यूक्रेन, बोस्निया और हर्जेगोविना इसमें शामिल है। और हसीना को के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जल्द ही शुरुआत करेगा। हसीना का प्रत्यर्पण उन पर लगे छात्रों की सामूहिक हत्या के आरोपों की जांच और सुनवाई के लिए जरूरी है। यह बात इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के लिए बांग्लादेश के नए नियुक्त चीफ प्रोसिक्यूटर ने कही है। यह आप देखिए, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। और 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। कुछ समय पहले आप देखिए बड़ी अशांति फैली थी और यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा देकर भारत में शरण ली थी। तो उन्हीं की बात हो रही है। सवालेंका ने यूएस ओपन का फाइनल जीता, बनी हार्ड कोर्ट की क्वीन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर सत्र की शानदार शुरुआत करने वाली एरिना सवालेंका ने वर्ष के चौथी व अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के फाइनल में स्थानीय जेसिका पेगुला को हराकर फेलेसिंग मीडोज पर पहली बार आप देखिए ट्रॉफी जीती। बेलारूस की इस खिलाड़ी ने पेंगुला को 1 घंटे 53 मिनट चले मुकाबले में 7-5, 7-5 से पराजित कर कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। अच्छी बात है। और आप देखिए तृणमूल में गहराया अंतर्विरोध, जवाहर सरकार की राज्यसभा से इस्तीफे की घोषणा हो गई है। ये आप देखना है पश्चिम बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी, उसी की बात ये सब घटनाएं हो रही हैं। भारत में शामिल हो गुलाम जम्मू कश्मीर के निवासी, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या है, विधानसभा के चुनाव है। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से, तो वहीं ये सब बातें चल रही हैं अभी। 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रोफेसर से कारोबारी तक है दागी मदरसे के दानदाता। बैंक खातों की जांच में पुलिस को मिली, ये आप देखते हैं जानकारी। विदेशी फंडिंग को लेकर भी चल रही छानबीन। नकली नोटों, आरएसएस को आतंकी संगठन बताने वाले साहित्य हो चुका है बरामद। यहाँ देखिए कहाँ की बात हो रही, प्रयागराज की, उत्तर प्रदेश की। छत्तीसगढ़ भेजे गए सीआरपीएफ के
और 4,000 जवान। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 4,000 से अधिक जवानों की 4 और बटालियन तैनात करने जा रहा है। यह देश को आप देखिए 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त करने की रणनीति का हिस्सा है। और देखिए एक नक्सलवाद की और बात करूं आप लोगों को, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये हमारे ही देश के लोग हैं नक्सली, लेकिन आप देखते हैं अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। तो नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था। मणिपुर में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन रोधी प्रणालियां तैनात की गई। ये आप देख लीजिए, मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। बड़े टाइम से अशांति फैली हुई है यहाँ। दिल्ली में मिला एमपॉक्स का संदिग्ध मरीज, जांच जारी। मंकी पॉक्स की बात हो रही है। हाल में विदेश से लौटा था पीड़ित युवक, लोक नायक अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीज की हालत स्थिर है, चिंता न करें। ये आप देखिए, इसमें क्या लगता है कि फपोली टाइप के पड़ जाते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। सस्ता हो सकता है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में किसी वस्तु की जीएसटी दर में बदलाव को लेकर कोई विचार नहीं होने जा रहा है। हालांकि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी बदलाव को लेकर फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट काउंसिलिंग को सौंप दी है और सोमवार को की बैठक के एजेंडे में यह भी शामिल होगा। एक और आपको बात बता दूं यहाँ कि जीएसटी कब आया था, 2017 में आया था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। देश में पहली बार हाथ प्रत्यारोपण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। जरूरतमंदों का प्राथमिकता और पारदर्शिता के साथ होगा प्रत्यारोपण। पूरे भारत में हाथों का आवंटन करने सिद्धांत को मिलेगा बढ़ावा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अब महिला पुलिस कर्मी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने में मार सकती हैं बाजी। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने ओटीपी के लिए जारी किया नया ये आप देखिए स्टैंडिंग ऑर्डर। ऑनलाइन भुगतान पर लगने वाले जीएसटी के विरोध में दिल्ली सरकार है, ये अतीसी कह रही है, यहाँ की मंत्री हैं। भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने व प्रसिद्धि हासिल करने के उद्देश्य से संसद में हुई थी घुसपैठ। इस संसद में जो घुसपैठ हुई थी कुछ समय पहले, उसी की बात हो रही है इसमें। नियमों के उल्लंघन पर जींस रंगाई यूनिटों को आप देखिए एनजीटी का नोटिस। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर नरेला बवाना मायापुरी इलाके के साथ नई दिल्ली के लॉरेंस रोड पर चल रही जींस रंगाई की यूनिटों की नोटिस जारी कर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जवाब मांगा है। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, याद रखिएगा। सीसीपीडी आयुक्त को न्यायिक आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। ये मुख्य आयुक्त के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत बाध्यकारी या फिर न्यायिक आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। छात्र संघ चुनाव में साथ आ सकते हैं वाम संगठन। डूसू चुनाव 27 सितंबर को होंगे, डूसू चुनाव 28 को आएंगे परिणाम। ऐसा और एसएफआई है डूसू लड़ने वाले प्रमुख वाम संगठन। डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक में मिड एंट्री प्रवेश का आखिरी मौका है आज। ये अप्सरा बॉर्डर फ्लाईओवर की सौगात आप देखें इसी माह शुरू हो जाएगी। पंजाबी बाग से राजा गार्डन तक यातायात जाम से जनता को मिलेगा निजात। और उत्तरी पूर्वी दिल्ली से आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाने वालों की नहीं छूटेगी ट्रेन। फ्लाईओवर से होकर प्रतिदिन औसतन 1.48 लाख वाहन गुजरेंगे यहां से। रूस और यूक्रेन के बीच सुलह की कोशिश में मॉस्को जाएंगे डोभाल। मोदी पुतिन की वार्ता के दौरान बनी थी डोभाल को मॉस्को भेजने पर सहमति। और ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन में भी भाग लेंगे डोभाल साहब। अजीत डोभाल की बात हो रही है। देखिए, ब्रिक्स के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा।
इस संगठन के बारे में, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप देखते हैं कि पहले कौन कौन इसमें शामिल थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया। अब तो आप देखते हैं कि इसमें 9 मेंबर हो चुके हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। सैन्य अधिकारियों के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करेगा एकीकृत रक्षा स्टाफ। और आप देखिए नक्सलवाद पर इसमें आप देखेंगे एक विशेष पहल करते हुए मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ इस सप्ताह तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए रणनीतिक योजना और संचालन में उनकी कौशल को बढ़ाने की खातिर एक संयुक्त परिचालन समीक्षा मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए लड़ने वालों को पारसियों से सीखना चाहिए, ये होम मिनिस्टर साहब करें। कहा पारसियों ने कभी कोई मांग किए बिना हर क्षेत्र में योगदान दिया है। 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे थे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह। भारत पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अल नाहयान। आज प्रधानमंत्री मोदी से होगी इनकी द्विपक्षीय वार्ता। बिजनेस फोरम में भाग लेने मुंबई भी जाएंगे। आप देखेंगे कई मंत्रालयों का भी वक्फ पर संपत्तियां कब्जाने का आरोप। ये वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठकें दावों को लेकर टकराव का केंद्र बनी है। विपक्षी सदों का आरोप वक्फ संपत्तियां एएसआई समेत सरकारी निकायों के कब्जे में है। एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। सरपंच पति के चलन से निपटने का नया हथियार बना कम्युनिटी रेडियो। पंचायती राज मंत्रालय ने 3 राज्यों में स्थापित किए 5-5 स्टेशन। डिजिटल उपायों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है इसका उपयोग। ये आप देखते हैं कि डिजिटल सरपंच पति एक ऐसा चलन है जिससे निर्वाचित महिला सरपंच का पति वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है। आपने देखा होगा कि उसके नाम के आगे किसका नाम, उसके पति का नाम रहता है। और आप देखते हैं कि वो तो कहीं भाग ही नहीं ले पाती है। अगर महिला क्या बनती है, सरपंच बन जाती है, उसका पति ही हर मीटिंग में जाता है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक कम्युनिटी रेडियो के इस्तेमाल का पहले प्रोजेक्ट 3 राज्य बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में शुरू किया गया। इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। और एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम में श्रृंखला जन जन तक जानकारी का उद्देश्य स्थानीय लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों पहलों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करके उन्हें निचले स्तर के शासन में शामिल करना है। इसमें अच्छी बात। सुगम्य भारत मोबाइल ऐप पर अब तक मिली शिकायतों में से 75% का हुआ समाधान। केंद्र सरकार के सुगम्य भारत मोबाइल ऐप की 2021 में शुरुआत होने के बाद से अब तक इसमें सुलभता से जुड़ी 1400 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से लगभग 75% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। सुगम्य भारत ऐप दिव्यांग और बुजुर्गों की सहायता के लिए बनाया गया और इसके माध्यम से उपयोगकर्ता सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन और भवनों में सुलभता संबंधी समस्याओं की शिकायत के लिए फोटो अपलोड कर सकते हैं और सूचना का अधिकार अर्जी दायर कर सकते हैं। अच्छी बात है। प्रस्तावित विधेयकों में आवारा पशुओं पर प्राइवेट बिल भी शामिल है। विधेयक में जमानत की हानि या फसलों, जान माल की हानि या फसलों को नुकसान पर मुआवजे का प्रावधान है। सपा के एक सांसद ने लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश करने के लिए नोटिस दिया था ना। नई शिक्षा नीति ना अपनाने वाले राज्य दोबारा विचार करें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। 2020 में आ गई ना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। रेलवे ने विनेश पूनिया को पदमुक्त करने की शुरू की प्रक्रिया। ये पहलवान थे, अब तो आप देखते हैं कि ये राजनीति में आ चुके। कांग्रेस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ऑफलाइन भेजने पर चिकित्सक भर्ती की फाइल लौटाई। आयोग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से ऑनलाइन भेजने को कहा। प्रदेश में चिकित्सकों के 200 पद खाली हैं। 3000 से अधिक चिकित्सक कर रहे हैं भर्ती का इंतजार। और ये हिमाचल की बात हो रही है, देख लीजिए, राजनीति की बातें हो रही हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 2 जगह चुनाव हैं आपके। देखिए आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं, तो आपको बाहर परेशान नहीं होना है। कहीं वोट रिजल्ट आ रहे हैं, कहीं उस राज्य के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। बाकी तो इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में चलता रहेगा, उसका उससे गठबंधन चलता रहेगा। आप देखिए पश्चिम बंगाल की कोलकाता की एक घटना जो अच्छे से सामने आ चुकी है और जिस पर आप देखते हैं कि अच्छा धरना प्रदर्शन हो रहा है और लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था,
वरना आप देखिए हर राज्य में डेली इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं सामने आ जाती हैं, बहुत सारी घटनाओं को दबा दिया जाता है। और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहेगा, दरिंदगी होती रहेगी। मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि ये हमारे ऊपर कलंक समझिए एक तरह से भारत की छवि पर। ये आप देखिए हर राज्य से देख लीजिए, आप लोग उठा लीजिए, और 2 4 10 खबरें आप लोगों को न्यूज पेपर में हर साल मिल ही जाती हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आईएसआई ने पंजाब में बढ़ाई ड्रोन मूवमेंट, एजेंसियां अलर्ट। ये आप देखिए पड़ोसी पाकिस्तान है ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इसकी सर हर संभव कोशिश रहती है भारत में अशांति फैलाने की। 21 शहरों के PM10 में 40% अधिक की गिरावट हुई। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शामिल 130 शहरों में से 95 शहरों में वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, धनबाद, बरेली, फिरोजाबाद, देहरादून, मुरादाबाद की काफी हवा अच्छी स्वच्छ हुई है, अच्छी बात है। ये आप देखिए भारत में 2009 में ये आप देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2017 को आधार मानकर वर्ष 2024 तक अति सूक्ष्म कण PM2 से होने वाले प्रदूषण में 20 से 30% की कमी लाना था। बाद में लक्ष्य को संशोधित कर 2019-20 को आधार वर्ष मानकर 2026 तक प्रदूषण में 40% की कमी लाने कर दिया गया था। इस तरह की जो आप देखिए रिपोर्ट रहती हैं, सर्वेक्षण रहते हैं, उन्हें जरूर आप लोग आंसर राइटिंग में, निबंध में उपयोग कर लिया करिएगा। अगर आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कुछ लिख रहे हैं तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश की पत्नी की संदिग्ध मौत की CBI जांच के लिए आदेश दिया। पुलिस ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात करते हुए बंद कर दिया था ना केस, तो उसी की बात हो रही है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीश की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। CBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा का आरोपित हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है। अरे यार आप देखिए, सरकार हर राज्य में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, जैसे तैसे कोई वैकेंसी आती है, पेपर मुश्किल से होता है, पेपर जैसे ही होता है, पेपर देकर आप घर नहीं पहुंच पाते हो, मालूम चलता है फर्जीवाड़ा हो गया, उसमें पेपर लीक की घटना हो गई। ये सब रोक तो लगे कम से कम, इस पर सरकार को ध्यान तो देना चाहिए। गुजरात के कच्छ में आप देखिए रहस्यमयी बुखार से 12 लोगों की डेथ हो गई है। ये अधिकारियों ने रविवार को कहा कि मौत का कारण न्यूमोनाइटिस हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। या आप देख लीजिए, गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। इसकी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और आप देखिए 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। मात्र शक्ति का मिला साथ तो भरने लगा निगम का खजाना, घाटा भी हुआ दूर। ऋषिकेश में कूड़ा उठान सेवा के यूजर चार्ज वसूलने का जिम्मा त्रिवेणी स्वयं सहायता समूह को मिला। 7 माह में 5 गुना बढ़ी है इनकम। देख लीजिए, अच्छी पहल है। माननीयों की शैक्षिक योग्यता, आपको डॉक्टर बनना है तो MBBS करना होगा, इंजीनियर बनना है तो BTech करना होगा, वकालत करने के लिए LLB की डिग्री होनी चाहिए, और शिक्षक बनना है तो उसके लिए भी तय परीक्षा पास करनी होती है, B.Ed D.Ed। लेकिन नेता बनने के लिए ऐसा कोई बंदिश नहीं है। आप अगर 5वीं फेल भी है ना तब भी बन सकते हैं। लेकिन और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए इस पर अहम टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या यह कानून की खामी है या शुद्ध राजनीति, या दोनों। करीब 75 वर्ष पहले संविधान सभा में इस विषय पर बहस के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधायकों, सांसदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता न तय हो पाने के पर खेद जताया था। पिछले 7 दशक में देश कई सुधार हुए, लेकिन कानून बनाने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।
एक तरफ कानून लागू करने वाले प्रशंसकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा पास करनी होती है, वहीं कानून बनाने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ना होना एक विसंगति है। यानी कि समावेशी लोकतंत्र की जरूरत, इसकी पड़ताल आज का अहम मुद्दा है। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि यानी कि आप सोचिए, अनपढ़ जो हैं वो हमें आप देखते हैं कि हमारे लिए कानून बनाते होंगे, कैसा रहता होगा? अधिकतर आप देखते हैं कि 10वीं 12वीं पास ही रहते हैं। देश कैसे चलाएं, इस पर दोबारा सोचना होगा। आज आप देखिए, हर क्षेत्र में विशेषज्ञता की जरूरत है। अधिकारी भी बदलते समय के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। शासन में पढ़े लिखे और उत्साही लोगों के होने से मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ शिक्षा काफी नहीं है, जनसेवा के लिए प्रतिबद्धता भी जरूरी है। और आप देखिए, हमारे देश में तो आप लोगों को हाल में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सांसदों और विधायकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जानी चाहिए। इससे पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों विधायकों पर एक फैसले में कहा था कि न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस बात के लिए अफसोस जताया था कि संविधान में विधायिका के सदस्यों के लिए शैक्षिक योग्यता तय नहीं की गई, और हमें इस मुद्दे पर कई नजरिए से गौर कर रहे हैं। पहला, इस तरह की योग्यता तय न करने की कारण क्या है? क्या ये कारण आज भी वैध है? विश्व के दूसरे देशों में क्या होता है? वर्तमान लोकसभा में कितने सांसद शिक्षित हैं? 1950 में जब संविधान अपनाया गया, उस समय सांसदों विधायकों के लिए शैक्षिक योग्यता तय न करने का सबसे अहम कारण साक्षरता का स्तर बहुत कम होना था। इस बात की आशंका था कि अगर ऐसा किया जाता है तो आबादी का बड़ा हिस्सा चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं रह जाएगा। और हमने यह भी सुना है कि तमिलनाडु के असाधारण मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की थी। उस समय शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी थी। तर्क यह था कि अगर सरकार एक बड़े तबके को शिक्षा मुहैया कराने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रही तो लोगों को चुनाव में खड़े होने से अयोग्य घोषित करके दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। वोटिंग के लिए पात्रता का मुद्दा इसी के करीब था। भारत ने आजादी के बाद ही सभी नागरिकों को वोट के अधिकार दिया। इसके विपरीत दूसरे देशों जैसे अमेरिका में पहले श्वेत पुरुषों और संपत्ति का मालिकाना हक रखने वालों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। महिलाओं को अमेरिका की आजादी के लगभग 2 दशक बाद 20वीं सदी के चौथे दशक में वोट देने का अधिकार मिला। और आप देखते हैं कि कुछ रूढ़िवादी लोग आज मानते हैं कि मतदाताओं के लिए न्यूनतम योग्यता की जरूरत है, और विश्व के किसी भी देश में नेताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है। शायद ऐसा माना गया होगा कि अशिक्षित लोग नहीं चुने जाएंगे। भारत में 77% निर्वाचित सांसद स्नातक हैं। सिर्फ 7 सांसदों ने 10वीं पास नहीं की है, और इसका मतलब है कि 98.7% निर्वाचित सांसदों ने 10वीं या इससे अधिक की पढ़ाई पूरी की। हालांकि केंद्र सरकार के 15% मंत्री स्नातक नहीं है। भारत में शायद मंत्रियों के लिए योग्यता तय किए जाने की जरूरत है, क्योंकि यह कार्यकारी पद है। सवाल उठता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के पीछे उद्देश्य क्या है? इन टिप्पणियों का कारण यह है कि सबसे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं। आज शैक्षिक योग्यता शायद राजनीति में मदद ना करे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हाई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है। और संसद में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या काफी अधिक है। मौजूदा समय में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या 40% है। 2019 में ऐसे सांसदों की संख्या 43%, और 2014 में आप देखिए ऐसे सांसदों की संख्या 34% थी। और इसे सही ठहराने के लिए कई तरह के चालाकी भरे तर्क दिए जाते हैं, लेकिन यह तथ्य है कि राजनीतिक दलों के नेता आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट देते हैं। वे ऐसा करना बंद कर सकते हैं। सिस्टम अपने आप को सही नहीं करेगा। इसके लिए नियमों और कानूनों में बदलाव की जरूरत है। क्षेत्र दर क्षेत्र आज की दुनिया ज्यादा जटिल होती जा रही है। वित्तीय बाजारों में काफी अधिक विशेषज्ञता की जरूरत है। सही शिक्षा, अनुभव और कड़ी चयन प्रक्रिया के बिना लोग बैंक या फिर वित्तीय संस्थानों की अगुवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, वित्त मंत्री को किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ऐसे निर्णय ले सकता है जो पूरे वित्तीय तंत्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून के लिए भी यह बात सही है। आमतौर पर आप देखिए, मंत्री विश्वविद्यालय में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों, डॉक्टरों और न्यायाधीशों की तुलना में कम पढ़े लिखे या अनुभवी हैं। यहाँ तक आप देखिए, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे प्रगति और कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी ही सही सार्वजनिक मामलों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, इंडस्ट्री, कृषि आदि में अहम भूमिका निभाते हैं। देश के लिए नीतियां बनाने से लेकर उनको लागू करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। हमें इस पर नए सिरे से गौर करना होगा कि देश का शासन कैसे चलाया जाए। निश्चित रूप से शासन में उत्साही और योग्य लोगों के होने से देश को मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ शिक्षा काफी नहीं है। जनसेवा के लिए प्रतिबद्धता भी जरूरी है।
या आप देखिए न्यूनतम योग्यता वंचिता में शिक्षा को देगी बढ़ावा। आमतौर पर कहा गया है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने का एक बड़ा तबका चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यह यथास्थिति को बनाए रखने का बहाना है। इसके बाद बजाय न्यूनतम योग्यता वंचित लोगों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी कि अरे कम से कम चुनाव लड़ने की उम्र इतनी है तो हमें पढ़ना चाहिए। ये बदल रही है संसद की तस्वीर, ये जरूर आप लोग देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जताया था अफसोस। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में बहस के दौरान सांसदों विधायकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय न होने पर अफसोस जताया था। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मैं चाहता था कि विधानमंडल के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं तय की जाए। यह असंगत है, हम कानून लागू करने वालों के लिए उच्च योग्यता पर जोर दें लेकिन कानून बनाने के लिए कोई योग्यता नहीं है सिवाय इसके कि वे निर्वाचित हों। 18वीं लोकसभा में एक भी सांसद अशिक्षित नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव में 121 अशिक्षित उम्मीदवारों में चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने ऐसे सभी उम्मीदवारों को नकार दिया। इनमें से कोई भी जीत कर संसद नहीं पहुंचा। भारत की संसद के इतिहास में यह एक बड़ी उपलब्धि है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा में 80% सांसद उच्च शिक्षक हैं। 543 सांसदों में से सिर्फ एक सांसद ने खुद को साक्षर बताया। और आप देखेंगे एक 18वीं लोकसभा में सांसदों की शैक्षिक योग्यता देख लीजिए तो आप देखिए एक है साक्षर, 2 है 5वीं पास, 17 है डिप्लोमा धारक, 4 है 8वीं पास और 28 है पीएचडी धारक, 147 है स्नातक, 147 है परास्नातक, 34 है 10वीं पास, 65 है 12वीं पास और आप देखते हैं कि 98 है स्नातक पेशेवर। 5% सांसदों के पास है पीएचडी की डिग्री। इनमें से 3 महिलाएं शामिल हैं। 22% सांसद हैं लोकसभा में जो कॉलेज नहीं गए। और ये आप देखेंगे। और हरियाणा में ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की है। पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रावधान किया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस संशोधन को चुनौती दी गई, लेकिन अदालतों ने संशोधन को बरकरार रखा। हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की 10वीं पास होना जरूरी है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 8वीं पास होना चाहिए। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं पास है। समय आ गया है कि संसद सांसदों विधायकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय करे, जैसा कि दूसरे क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट 2021 में कहा था। एक बात आप लोगों को यहाँ जरूर याद रखना है कि देखिए, जब भी सांसदों की चुनाव लड़ने की योग्यता की बातें हो, शिक्षा की एक योग्यता, शैक्षिक योग्यता रखने की बात हो, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के नेगेटिव पॉइंट, क्या स्थिति है अभी वर्तमान में, ये सब आप लोग बता दिया करिएगा। जब मैं कह रहा हूं कि इस तरह की टॉपिक पर आप लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कहीं, तो सभी पक्षों को छूना चाहिए आपके निबंध को, आंसर को। तो इससे क्या रहेगा, आपका मजबूत रहेगा निबंध आंसर। जब मजबूत रहेगा, सभी पक्षों को छूते हुए लिखे जाएंगे, तो अच्छा आप देखते हैं क्या होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। अभिनेता विकास सेठी का दिल का दौरा पड़ने से आप देखिए डेथ हो गई है। केदार घाटी के गांव में फेरी बालों की आवाजाही पर ग्रामीणों ने लगाई रोक। कई गांव ने चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगाए। पुलिस ने समाज विशेष को संबोधित बोर्ड हटाए। ये छत्तीसगढ़ में एल्यूमिना फैक्ट्री का हापर गिरा, 4 श्रमिकों की मौत हुई है। या सस्ता हो सकता है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, जो आपको बताया ना। और आप देखिए 8,262.94 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए। केंद्र व राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी से 2023-24 में 1484.36 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए। स्वास्थ्य पुनर्निर्माण प्रीमियम पर केंद्र और राज्यों ने जीएसटी से 2023-24 में बुजुर्ग या फिर 60 साल से अधिक आयु के लोगों को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर जीएसटी ने दी जा सकती है राहत। एक निश्चित राशि तक के प्रीमियम पर ही लगने वाली जीएसटी में कमी संभव है, और जिसने निम्न और मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिल सके। बाकी देखते हैं क्या इसमें फैसले लिए जाते हैं। अब क्लेम की ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे विफल बैंकों के ग्राहक। जमा विवाह ऋण गारंटी निगम ने दावा सूचक की शुरुआत की ना, और आप देखिए केवल पंजीकृत मोबाइल के जरिए क्लेम पर रखी जा सकेगी नजर। स्पाइस जेट का 10% हिस्सा बेच सकते हैं अजय सिंह। 280 अरब डॉलर का हो जाएगा घरेलू बिजली क्षेत्र। पहली छमाही में एमटेक क्षेत्र ने 16.4 करोड़ जुटाए।
अडानी समूह ने चीन में सब्सिडियरी कंपनी बनाई और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दाल उत्पादन को बढ़ा रही है सरकार। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर पूरे देश में किया जा सकता है विस्तार। इस पहल से दलहन के आयात पर भारत की निर्भरता हो सकती है कम। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। जियो फाइनेंशियल ने रखा निवेश सलाहकार कारोबार में कदम। इस सप्ताह 13 कंपनियों में निवेश के मौके हैं। आरंभिक सार्वजनिक निगम के जरिए 8,644 करोड़ रुपए जुटाएगी यह कंपनियां। बजाज हाउसिंग फाइनेंस समेत 4 IPO, मेन बोर्ड और 9 SME से। और इस वर्ष आप देखिए 1.25 लाख करोड़ जुटाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त DGB CEO और NGT ने लगाया 50,000 को जुर्माना। पूर्व आदेश के बावजूद पेश नहीं होने पर व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से किया था इनकार। यमुना में मिल रहे गंदे पानी का हल निकाले गाजियाबाद नगर निगम। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। 1981 में हुई थी GCC की स्थापना। इसका मुख्यालय सऊदी अरब में की राजधानी रियाद में है। GCC में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत शामिल हैं। भारत के साथ अच्छे संबंध हमारी जरूरत है। बांग्लादेश के जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस यही कह रहे हैं। हैरिस और ट्रंप का कल प्रेसिडेंशियल डिबेट में होगा आमना सामना। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत बहुपक्षवाद का प्रतिबद्ध समर्थक है। याद देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं सत्र की अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। एलन मस्क 2 वर्षों में मंगल पर पहला स्टारशिप मिशन भेजेंगे। इस मिशन में लैंडिंग की विश्वसनीयता का परीक्षण होगा। सफल रहने पर पहली चालक दल की उड़ान 4 साल में होगी। इसमें एक तरफ आप देखिए रूस यूक्रेन में चल ही रहा है, इजराइल फिलिस्तीन में चल ही रहा है, हमास में। रियाद में GCC के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक आज है ना, तो उसी की बात हो रही। सिंगापुर में पहली बार आयोजित हुआ भोजपुरी शो। यहां भोजपुरी बोलने वाले काफी हैं ना। वियतनाम के क्वांग नेह प्रांत में रविवार को चक्रवात यानी कि हालोंग खाड़ी से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त नाव यानी यागी ने हजारों पेड़ों का उखाड़ने के साथ जहाजों और नौकाओं को समुद्र में बहा दिया और घरों की छतें भी उड़ा दी। तो देश में नई खेल संस्कृति की नींव बन सकता है भारतीय पैरा खिलाड़ियों का समर्थन प्रदर्शन। चीन आप देखिए पहले पर ब्रिटेन दूसरे पर, अमेरिका तीसरे पर, नीदरलैंड 4, ब्राजील 5वें नंबर पर आया और भारत 18वें नंबर पर आया। इसमें सोना हम लोगों ने 7 जीते, चांदी 9 और आप देखिए कांस्य जीते हम लोगों ने 13, टोटल 29 जीते हम लोगों ने। ठीक है। रणधीर सिंह OCA अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के, याद रखिएगा। और सिंह का कार्यकाल 2024 से 28 तक रहेगा। और 77 वर्षीय रणधीर सिंह 2021 से OCA के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। हार्ड कोर्ट क्वीन बनी ना सवालेंका के ग्रैंड स्लैम 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2024 में US ओपन जीता है इन्होंने। स्टमक को 3.36 करोड़ रुपए देगा AIFF। खिताब बचाने उतरेगी भारतीय फुटबॉल टीम। सीरिया की फुटबॉल टीम सोमवार को इंटरकॉन्टिनेंटल कप ट्रॉफी के तीसरे अंतिम मैच में जब आमने सामने होंगे। भारतीय हॉकी टीम की विजयी शुरुआत आप देखेंगे। मोइने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इंग्लैंड के 30 ऑलराउंडर हैं ये मध्य प्रदेश के कॉलेजों में होगा। भगवान श्री कृष्णा का प्रिय खेल पिट्ठू वर्ष 2022 से ही शामिल है खेल कैलेंडर में, पर नहीं हो सका था अमल। अब पिट्ठू के फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तय किया है।
पिट्ठू। 10-10 खिलाड़ियों की होगी टीम, इसमें याद रखिएगा। ये आप देखिए, ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला पिट्ठू खेल को दो टीमों के बीच 10-10 मिनट के दो हाफ में खेला जाता है। स्ट्राइकर टीम का 7 निश्चित मोहरों से बनी पिट्ठू सेट आयताकार पत्थर के टुकड़ों को गिराकर उन्हें उसी क्रम में पुनः जमा कर अंक अर्जित करती है। डिफेंडर टीम पिट्ठू सेट को पुनः जोड़ने से रोकती है, और इसके लिए आप देखिए, यह गेंद फेंककर पिट्ठू सेट करने वाले पर निशाना साधती है। खेल मैदान में 26 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा होता है। 10-10 खिलाड़ियों की दो टीमों में से 6-6 खिलाड़ी खेलते हैं और 4 अतिरिक्त रहते हैं। जूना अखाड़ा ने डॉन प्रकाश पांडे से छीना मठाधीश का अधिकार। अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी ने स्पष्ट की स्थिति, कहा जो अखाड़े का साधु नहीं वह मठ मंदिरों का मठाधीश कैसे। विवाद शुरू हो गया था ना इस पर, तो इसी की बात हो रही है। चट्टाने हिलने के कारण मां वैष्णो देवी का बैटरी कार मार्ग 2 दिन से बंद है। खदानों के विकास को जमीन देना नहीं चाहती है झारखंड सरकार। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री राज्य मंत्री सतीश चंदोबे ने सरकार पर साधा निशाना। सरकारी स्कूलों में सर्वधर्म सद्भाव बढ़ाने वाली प्रार्थना अनिवार्य है। आदिवासी समाज की हुंकार, हम हिंदू हैं, कटेंगे ना बटेंगे। चलिए, ये सब चल रहा है। उत्तराखंड में 2.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नहीं हो रही खेती। फर्ती भूमि का दायरा निरंतर बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ रही है। इसे आबाद करने को मिलेट व एरोमा नीति में प्रावधान के शामिल है। राज्य में कृषि की बात करें तो 5.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वर्तमान में हो रही खेती। जन्मोत्सव पर सोना चांदी हीरे जड़ित पोशाक धारण करेंगे वृष भानु दुलारी। यहाँ आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका की ग्रेस हापर ने खोजा दुनिया का पहला कंप्यूटर बग। 1945 में आज ही के दिन अमेरिका की ग्रेस हापर ने दुनिया का पहला कंप्यूटर बग खोजा। यह आप देखिए, सॉफ्टवेयर बग नहीं बल्कि एक कीट था जो उनके कंप्यूटर के हार्डवेयर में फंसकर समस्या उत्पन्न कर रहा था। ग्रेस ने इसे अपनी डायरी में चिपका दिया और इसके बाद ही बग शब्द प्रचलित हुआ। ध्वनि की गति से तेज उड़ने वाला पहला रॉकेट बना ARS-4। 1934 में आज ही के दिन अमेरिका का ARS-4 ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाला दुनिया का पहला रॉकेट बना। इस अमेरिकन रॉकेट सोसाइटी ने न्यूयॉर्क से लॉन्च किया था। रॉकेट 400 फीट की ऊंचाई पर 11 से 26 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अधिकतम गति तक पहुंच गया था। सरला देवी ने स्वतंत्रता संग्राम में दिया था अमूल्य योगदान। तो सरला देवी चौधरानी का जन्म 1872 में आज ही दिन कोलकाता में हुआ था। बंगला पत्रिका भारती से जुड़कर लेखों और कविताओं के जरिए लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। स्वदेशी सामान को लोकप्रिय बनाने के लिए लक्ष्मी भंडार खोला। वित्तीय शोध निधि के रूप में महिलाओं को अपने आभूषण का 10वां हिस्सा दान करने के लिए प्रोत्साहित किया। पंजाब में महिलाओं के लिए आर्य समाज की शाखाएं खोली। वह पंजाब की पहली महिला थी जिन्होंने खादी साड़ी पहनना शुरू की थी। ये हरियाली से ढकी इमारत, जलवायु परिवर्तन के खतरों और वास्तुकला में होते नए प्रयोगों के चलते दुनिया भर में अद्भुत इमारतें बन रही हैं। ऐसी ही एक इमारत जर्मनी के डसेलडोर्फ शहर के केंद्र में मौजूद है। इस कार्यालय ओवरडिज भवन में आप देखिए 30,000 से अधिक हार्न बीम के पौधे लगाए गए हैं। इसे यूरोप में सबसे बड़ा हरित फसाड वाली इमारत बताया गया है और यह इमारत 80 बड़े पर्णपाती पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषित करती है और जलवायु में सुधार करती है। अच्छी बात है। 3D इमेजिंग से कैंसर की जड़ खोजना होगा सस्ता। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कार्यरत मेरठ के विज्ञानी प्रोफेसर राजू तोमर ने विकसित की सस्ती तकनीक, और प्रोफेसर तोमर की तकनीक करीब 9 लाख रुपए से भी कम में उपलब्ध होगी। इसमें नेचर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित हुआ है शोध। कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार पोषक तत्वों को पूरा करने में सक्षम है, अनुसंधान कह रहा है। समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से तेजी से बढ़ रही है वर्षा। जलवायु विज्ञानियों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के चलते तेजी से बढ़ रहा है समुद्र की सतह का तापमान। इससे अधिक बन रही वाष्प ले रहे हैं बादलों का स्वरूप। यदि बादल बरस जाते हैं तब हिंद महासागर के गर्म होने से बढ़ेगी विनाशकारी घटना है, ये भी कहा जा रहा है।
और आप देखिए 2020 से 2100 के बीच महासागर की सतह का तापमान 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ने तक के आसार हैं। अध्ययन के अनुसार इस बढ़ते तापमान के कारण समुद्री हीटवेव और चरम चक्रवाती में तेजी आएगी, जिसके कारण मानसून प्रभावित होगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। अध्ययन में पता चला है कि समुद्री लू या फिर हीट वेव असमान रूप से उच्च महासागर तापमान की अवधि हर साल 1970 से 2000 के दौरान से बढ़कर 220 से 250 दिन प्रति वर्ष होने का अनुमान है, जिससे 21वीं सदी के आज तक की उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर बेसिन में स्थायी रूप से हीट वेव पहुंच जाएगा और समुद्री हीटवेव के कारण प्रवाल ब्रंजन से मत्स्य पालन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस चक्रवाती की तीव्रता में बढ़ोतरी होती है। तो आप देखिए जलवायु परिवर्तन हो या तापमान बढ़ने के जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में जरूर याद रखिएगा। हर क्षेत्र में पड़ रहे हैं। मालकिन से मिली 3 वर्ष पहले लापता हुई बिल्ली, दिल्ली की कहाँ की घटना है? टेक्सास की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज वाला सेक्शन है, जो आपकी करंट की खबरें हैं, करंट अफेयर्स आप लोग कह सकते हैं, उसकी कहानी कवर होती है। बात की आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।